तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रसायन विज्ञान के धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन से है। आप जानते हैं धातु एवं अधातु, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उम्दा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज यहाँ हम 70 प्लस जो है वन लाइनर क्वेश्चन के बाद बात करने वाले। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं चुनने हैं, बस आपको पूरी वीडियो को देखना है और सारे प्रश्नों के आंसर खुद ब खुद देने के प्रयास करने हैं। और यदि आप आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। यहाँ से आपके जो है 70 प्लस में भी यहाँ से आपके साथ 70 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा और आपके सारे क्वेश्चन जो है, सारे डाउट यहीं से क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इसे शुरू करते हैं। आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। फिर भी आपके एग्ज़ाम जो हैं, बोर्ड एग्ज़ाम कहिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है नज़दीक हैं, तो मुझे इस टाइम जो है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों के लिए कुछ भी चलते हैं। करा कि सोडियम जो होता है को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, पढ़ने से पहले हम जो है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो लिखा है सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। मिट्टी के तेल में डुबाकर रखने पर इसकी सतह वायुमंडल से क्रिया नहीं हो पाती। अगर वायुमंडल से क्रिया होती है सोडियम धातु की, तो वह तुरंत ही जो है कैच फायर मतलब आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। आग लगने का खतरा होता है। और जब भी इसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं ना, तो वायुमंडली जो भी गैसें हैं, परतें हैं, उनसे जो क्या करता है, क्रिया नहीं कर पाता है। इस कारण से ये अत्यंत क्रियाशील है और इसे वायुमंडल लिए जो है गैसों के संपर्क में नहीं आने दिया जाता, उससे रोका जाता है। इस कारण से ही जो है इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल के साथ सामान्य ताप पर ही कौन सी धातु क्रिया कर लेती है। सीधे कौन सी धातु जो है जल के साथ क्रिया कर लेती है, तो वो सोडियम ही है। सोडियम को अगर मिट्टी के तेल के स्थान पर जल में डुबा कर रखेंगे ना, तो तुरंत वो आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। इसलिए इसे हाँ, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसे जल में डुबा के रखा जाता है, जल में, जबकि सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में। उष्मा की सबसे अच्छी यहाँ चालन कौन सी धातु है। उष्मा की सबसे अच्छी चालन धातु है चांदी। चांदी में सबसे अच्छा विद्युत धारा फ्लो करता है। कहते हैं जितनी कीमती धातु है ना, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सी धातु विद्युत चालकता की न्यूनतम होती है। यानी कौन सी धातु की विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो लेड या पीबी की जो है विद्युत चालकता, यानी शीशे की विद्युत चालकता जो है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ना के बराबर होती है। चाकू के कौन सा धातु काटा जा सकता है। चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है। तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे ही फास्ट चलते रहेंगे, सुनते रहिए और देखते रहिए। सोडियम धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है, अभी मिट्टी के तेल के अंदर रख कर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन धातु और कौन अधातु है छाटिए। कापर धातु है। सल्फर आपका जो है अधातु है। हाइड्रोजन आपका अधातु में आती है। जस्ता आपका धातु में आता है। ऑक्सीजन आपकी अधातु में आती है। पारा जो है आपका, पारा द्रव धातु है, आप जानते हैं। और फास्फोरस आपका जो है अधातु है। और सिल्वर आपका जो है धातु है। और ब्रोमीन आपका अधातु है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ देखिएगा छाटा गया है। नीचे देखिए, धातु में कापर, जस्ता, पारा, सिल्वर है। कापर, जस्ता, पारा, सिल्वर है। और अधातु में सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन है। सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और ब्रोमीन जो है अधातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से आप इसको छांट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कमरे
के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो आप सभी जानते पारा। पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसी द्रव धातु है जो कि नहीं, पृथ्वी पर केवल एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य अवस्था में द्रव में होती है और वो पारा होती है। ठीक है, धातु एवं अधातु में दो अंतर। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यास प्रश्न 14 में देखें। 14 में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। आप धातुएँ क्या करती हैं देखिएगा। धातु और अधातु में दो अंतर ना। पहला अंतर यह है कि वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होती हैं, ऋणावेशित हो जाती हैं। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं अधिकांश विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, धातुओं पर और भी है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है, भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। और धातुओं को जो है, धातुओं में एक विशेष प्रकाश होता है, अपना खुद का जो है क्या होता है, प्रकाश होता है, जबकि अधातुओं में ऐसा कोई प्रकाश नहीं पाया जाता। ठीक है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन दो ही पूछा है तो दो हम आपको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि किन्हीं दो अधातुओं के नाम लिखे तथा इनके पृष्ठ पर धात्विक चमक होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट। अगर ये दो अधातुएं आपके पास हैं तो इनका, ये तो दोनों अधातु हैं और इसमें आयोडीन नहीं बल्कि जो ये आपका है ग्रेफाइट, ये अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इनकी पृष्ठ पर जो है धात्विक चमक पाई जाती है। ये अधातु होते हुए भी धातुओं जैसी चमक इनमें उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो ना। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु यानी जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? उपधातु है। धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होती हैं? धनावेशित हो जाती हैं। अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती हैं। उपधातुएं जो दोनों के गुणों का प्रदर्शन करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी जो है क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं उपधातुएं। जो धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण प्रकट करते हो क्या होते? उपधातुएं। आप कहते हैं धातु अमलगम क्या होता है? धातु तथा पारे का जो मिश्रण होता है उसे धातु अमलगम कहलाता है। यह प्रबल अपचायक होता है। धातुओं को, धातु और पारे का जो मिश्रण बना दिया जाता ना, उसे धातु अमलगम कहते हैं। और ये प्रबल जो है किसका कार्य करता है? यह प्रबल कार्य करता है इसका अपचायक का। किसका? यह प्रबल अपचायक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? ग्रेफाइट। जो कार्बन की अपर रूप ग्रेफाइट है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। इसका कारण है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप जानना चाहते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक क्यों होती है, तो मैं आपको उसके लिए एक विशेष जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, मगर आप उस दिन आप जान पाएंगे कि ब्रोमीन अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक क्यों होती है। बहुत ही उम्दा वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आप उसको कमेंट बॉक्स में, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रेफाइट है वह अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक क्यों है, तो अगर ये जानकारी आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जो है आंसर आपको प्रूफ सहित दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए। रासायनिक दृष्टिकोण से धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है? हाइड्रोजन धनायन बनाने वाली प्रवृत्ति जबकि अधातु है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन धनायन बनाता है जबकि वह क्या है? एक अधातु है। तो कह रहा कि धातुएं, यहाँ इसका आंसर है, धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं जबकि अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। परंतु इसमें धातुओं के समान बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 1s1। ठीक है, हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? H पॉजिटिव में बदल जाता है। तो यह धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है पॉजिटिविटी में आ जाता है, धनात्मकता में आ जाता है। इस कारण से हाइड्रोजन जो है धातुओं की तरह इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्रदर्शन करता है। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में एल्युमिनियम संयुक्त अवस्था में पाया जाता है जबकि लोहा स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्यों?
इसका कारण है कि एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम के जो आप कह सकते हैं अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है हमेशा उसका फार्मूला होता है Al2O3, एल्यूमिना कहते हैं इसे। यहाँ पर यह जो बॉक्साइट है हमेशा संयुक्त अवस्था में रहता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जबकि लोहा जो होता है सोना Au इसका जो सूत्र अकेला हमेशा होता है। इस कारण से स्वतंत्र अवस्था में होता है, इसे जो है क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये अयस्क है और वह एक धातु है, इस कारण से जो है इसे स्वतंत्र अवस्था में रहना पड़ता है सोने को, और इसको जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी जैसे आप कहते हैं एल्यूमिना कहते हैं या बॉक्साइट कहते हैं, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में होता है और सोना मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है। ठीक है ना। सबसे कठोर जो है अधातुओं में इसे गिना जाता है, किसे? हीरा को। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, क्यों? सोडियम धातु मोम जैसा कोमल होता है, इसका गलनांक एवं घनत्व तो कम होता है, इस कारण से सोडियम धातु को जो है किससे काटा जा सकता है? इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है। आगे, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? तो सभी धातुएं अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी ना तो धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे सोडियम अगर मिलेगा 2Na+O2 = तो हो जाएगा 2NaO, है ना। सोडियम ऑक्साइड बन गया 2NaO या Na+, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से अगर वो सल्फर के साथ मिलेगा तो S+O2 = बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखा है धातु ऑक्साइड, यानी सल्फर का ऑक्साइड जो धातु, सॉरी सल्फर तो अधातु है ना, सॉरी। चलिए देखते हैं। जैसे कैल्शियम धातु हमारी है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बनाएगी C ऑक्सीजन के साथ ना, तो इस तरह लिखेगा 2Ca+O2, तो ये बनाएगी CaO। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना। तो सभी जो धातुएं हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इस अभिक्रिया को कह रहा है पूरा करिए। ये जो रिएक्शन आपके पास है इसको आप पूरा करिए। ये Na2O+H2O, तो यहाँ पूरा किया है Na2O+H2 आपस में मिलेंगे तो 2NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, जो कि काफ़ी कास्टिक होता है और इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते भी हैं, NaOH। और ये प्रकृति से क्षारीय होता है, सबसे प्रबल क्षारक इसे कहते हैं, सबसे प्रबल क्षारक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करा कि धनाग्रीकरण एनोडीकरण क्या है? धनाग्रीकरण धनायन से बना है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को ही धनाग्रीकरण कहते हैं, या इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर धातु का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। कॉपर धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइट। इसका फार्मूला CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है हमें 2 पार्ट में जो है अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को एक पार्ट में अपलोड करना संभव नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा है और जो है इस वजह से आप इसका दूसरा पार्ट जरूर इंतज़ार करिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है? कॉपर जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ देखिए कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ सेकंड से आपके मतलब नहीं है, जो 2 रोमन में सेकंड लिखा है उसका मतलब उसकी संयोजकता लिखता है। क्या लिखता है? उसकी बैलेंसी लिखता है। आगे जो क्वेश्चन है, सोने एवं चांदी को अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? यदि सोने और चांदी को अत्यधिक ताप पर गर्म करते ना तो ये मुक्त ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। इस कारण से ही सोने और चांदी को अत्यधिक तपा दिया जाता है, तो जिससे जो है इसकी धातुएं जो बनाई जाती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया का उल्लेख कीजिए। जब जल के साथ कैल्शियम क्रिया करता है
धातु में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? जलकर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे Ca कैल्शियम है, H2O जल है, क्रिया कर लिया तो बना लिया CaOH का ट्वाइस। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। और साथ में कौन सी गैस मुक्त कर दिया? साथ में हो गई हाइड्रोजन गैस मुक्त। CaOH का ट्वाइस, इसको बूझा चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, फिर जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्वारेजिया या अम्लराज के मिश्रण में, एक्वारेजिया में मिश्रण का अनुपात क्या होता है? जो अम्लराज बनता है उसमें 2 सांद्र विलयन मिलाए जाते हैं, 2 सांद्र विलयन। और वो कौन कौन से होते हैं? एक्वारेजिया में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 3HCl वो भी कैसा सांद्र होता है, और जो है 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस HNO3 होता है, HNO3। आपसे पूछा जाएगा कि अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हो, तो आप बता दीजिएगा कि आप लिखिएगा या बता दीजिए, जो भी कहते हैं कि आप 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा तैयार जो मिश्रण होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, उसे ही एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम को खुले में क्यों नहीं रखा जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर है सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने से ही अत्यधिक क्रिया करता है और आग पकड़ लेता है, इस कारण से इसे खुले में नहीं रखा जा सकता। और जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, Fe धातुओं की घटती क्रियाशीलता के बारे में बताइए। सबसे क्रियाशील है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe। तो यहाँ घटते क्रम में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe आयरन लिखा गया है। उसके बाद है पोटेशियम, Zn, कैल्शियम, Au, Ag में सर्वाधिक कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सोना जो है Au सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आती है। यानी पॉजिटिव सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसमें देखिए भाई, सोडियम का जब भी आप Na का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो आपको 2, 8 और 1 मिल जाता। ठीक है। और यहाँ पे यानी पॉजिटिव का पूछा, इसका मतलब यानी पॉजिटिव का मतलब किसी के ऊपर धनायन तब लगता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन वहाँ त्याग देगा तो बच जाएगा कितना इस बार? इसके पास हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10। इसलिए यानी पॉजिटिव के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये 12 हो जाता। आगे है आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं? मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। जैसे मानिए आपके पास NaCl है, जिसको आप क्या कहते हो? नमक ना, नमक कहते हो ना इसे। तो जो नमक होता है इसको टूटता है तो टूटता है Na+ और टूटता है Cl-। Na+ और Cl-। जो Na+ होता है और Cl- होता है, ध्यान से सुनिएगा, Na+ और Cl- सभी अब कठोर, ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत मजबूती से लगा रहता है। इस कारण से जो है Na+ और Cl- जो है यानी माइनस+ एक दूसरे को मजबूती से एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं। विपरीत जो है बंद एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। कभी आपने जो है नमक के क्रिस्टल को देखा होगा तो बहुत जो टुकड़ा बड़ा वाला होता है, काफ़ी कठोर होता है, परतीय होता है। इस कारण से जो है यहाँ पे कह रहा है कि धनायन और ऋणायन आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। इसी कारण से जो है आयनिक यौगिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम यानी सोडियम, Mg, मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते क्यों? कि ये सभी अधिक क्रियाशील धातु हैं, इस कारण से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे, इंतजार करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कोई भी अगर डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम हर संभव प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।